हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। आज के वीडियो में क्लास 10th की जो जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, ठीक है, एक एक फॉर्मूला चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है। सिंपल इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं। इसकी पीडीएफ आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके बना लेना, या मुझे मेरे वेबसाइट mathematicanalysis.in पे भी मिल जाएगा, या फिर आप बेस्ट होगा कि आप लिख लिख के अपना नोट्स बनाओ, फॉर शीट बनाओ। इससे आपकी तैयारी भी होगी। और बेटा इसको पॉकेट नोट्स की तरह बनाना, छोटा छोटा लिख के बनाना, ताकि आप अपने साथ हमेशा कैरी कर पाओ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हर साल पूछा जाता है। ये क्या कहती है ये प्रमेय? अगर आपके पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, यदि दो धनात्मक पूर्णांक है आपके पास, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार से हैं, ए है और बी है, और ए का मान बी से बड़ा है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि जो ए होगा बच्चों वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ए और बी तो सही है, ये क्यू क्या है और ये आर क्या है? ठीक है बेटा, तो ये जो क्यू होता है, ठीक है, ये जो क्यू होता है वो होता है भागफल, और ये जो आर होता है बच्चों ये होता है शेषफल। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। यानी कि ये किस रूप में होता है? ए जो होता है ना बेटा वो होता है भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में होता है ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, है ना। और यहाँ पर आपने सीखा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं इसको। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ये भी होती है, ये तो हमने यहाँ लिख देना है जहाँ, बेटा अब ये नोट्स ज़रूर बनाते रहना जहाँ पर। और क्या होता है हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस पर बहुविकल्प प्रश्न भी आ जाता है कि जो आर का मान होता है वो हमेशा बी या बी से छोटा होगा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो छोटे वाले से भाग दोगे ना, आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है और ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है। मैं आपको अब उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उदाहरण आपके पास है, हमारे पास दो संख्या हैं, एक 5 है और एक 3 है। ठीक है, 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो बेटा, मैंने क्या किया ना, 3 से 5 में भाग दिया, एक ही बार जाएगा, 3 कम 3 घटाएंगे तो 2। ठीक है बच्चों, तो अगर आप क्लियर देख रहे हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। क्यू कितना है आपका? 1, और आर कितना है? 2। देखो जिससे आपने भाग दिया था उससे हमेशा छोटा है ना 2, 3 से छोटा आया है, शेषफल हमेशा छोटा आएगा जिससे आप भाग दोगे। ठीक है, कितनी बार भागफल गया? एक बार, और शेषफल कितना बचा? 2। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यह है बी, यह है क्यू और यह है आर। ठीक है ना, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में है। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते। अगर आपको इसको हल करें बच्चों, इस वाले बाएं पक्ष को अगर आप हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 कम 3 प्लस 2, 3 दूनी 5। तो जो लेफ्ट में है वही राइट में है। ओके बेटा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, और इसकी मदद से हम एचसीएफ निकालने के लिए भी क्वेश्चन हर साल आता है। सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहती है? दुनिया में जितने भी भाज्य संख्याएं उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये कहती है अंकगणित का प्रमेय। ठीक है ना, आपको पता होगा बच्चों भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होती है, पता है कि नहीं? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, भाज्य संख्या वो है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है, और इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड। अगर कोई भी संख्या आप ले रहे हो और उसके 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा संख्या से वो विभाजित हो जा रहा है, तो वो क्या होगा बेटा? वो भाज्य संख्या होगा। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा, और अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड।
मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे इसका उदाहरण मैं दूँ ना एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैंने ले लिया 4, जैसे मैंने ले लिया 9, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 12। तो बेटा 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 4 से भी कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 9 1 से भी कटेगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। 12 कटेगा 2 से, 12 कटेगा 3 से, 12 कटेगा 4 से, 12 कटेगा 12 से, 12 कटेगा 1 से। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या हो गई। और उदाहरण दे रहा हूँ इसका, इसकी अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो जैसे मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। 2 कटेगा किससे बच्चों? 2 कटेगा 2 से और 2 कटेगा 1 से, स्वयं से और 1 से ही कटता है। 3 कटेगा 3 से, 3 कटेगा 1 से। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काटने का जो नियम है वो सेम रहेगा, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक रहता है। एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया कितना लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 144, थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। जैसे इसको काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा। 2 क्या है? भाज्य संख्या। 2 3 अच्छे, डायरेक्ट 4 5 10 से नहीं काटना है, छोटे छोटे संख्या से ही काटना है, ये ध्यान रखिएगा। 2 3 अच्छे, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर कटेगा 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 9 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 1 कम 3। तो मैं 144 को कैसे लिख सकता हूँ? 144 है भाज्य संख्या। 2 कितनी बार है? 4 बार। 2 की घात 4 और 3 कितनी बार है? 2 बार, गुणा 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को आगे लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 क्या है? भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। 3 क्या है? भाज्य संख्या। और 144 क्या है? भाज्य संख्या। तो हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में मैं लिख सकता हूँ। ये होती है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है बच्चों। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वो मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना कोई संख्या होती है बेटा, ठीक है। कोई भी संख्या लिखी होगी, जैसे कि 4 की पावर n, 6 की पावर n, 10 की पावर n, ऐसे कुछ संख्याएं होती हैं, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी, उसकी क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, नोट करके ये इस प्रश्न में लिखना होता है, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड करने पर यदि वह 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है बच्चों। ये आपको कॉपी में लिख देना है। इसका मतलब क्या है, गुणनखंड करोगे ना तो एक बार कम से कम 2 और एक बार कम से कम 5 होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 है तब भी 0 पर नहीं होगा, सिर्फ 5 है तब भी नहीं होगा। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, कम से कम एक बार होना ही चाहिए 2 और 5, ठीक है, तभी होगा। इस पर भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर 4 का गुणनखंड करेंगे हम, यहाँ से देखो बेटा, 4 का गुणनखंड होगा 2 की घात 2, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये होगा 2 गुणा 3, 2 है 5 नहीं, ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 10 का करोगे 2 गुणा 5, तो इसमें 2 भी है 5 भी, ये हो जाएगा, ठीक है, 0 पर समाप्त। पहले 2 नहीं होंगे, तीसरा हो जाएगा। अब आप जानते हैं HCF LCM निकालने का तरीका। 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अगर मान लो आप जानते हैं ना, इसमें एक नियम है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM। इस पर आधारित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 करोगे तो आपको पता चलेगा। चैप्टर नंबर के 1 शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखा है, जाके देख सकते हैं। शांत व अशांत है ना, चेक करने के लिए आते हैं।
अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, जैसे बेटा पी बट्टे क्यू है कोई संख्या, इसे हम क्या बोल दे रहे हैं, परिमेय संख्या। बट्टे में जीरो नहीं हो सकता। ये अगर कोई हमारे पास परिमेय संख्या है, बिना भाग दिए आपको पता लगाना है कि ये शांत है शांत है। यदि यदि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड मतलब नीचे वाले का क्या है बेटा, सिर्फ दो 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 आए, ठीक है, बट्टे में सिर्फ दो 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 है तब शांत होगा। नंबर 2 सिर्फ 5 5 ऐसे आ जाए तब भी क्या होगा, शांत होगा। नंबर 3 स्थिति है, अगर 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है तब भी शांत होगा, सिर्फ 2 और 5 होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा 2 और 5 को छोड़ के अन्य संख्याएं, ठीक है। चौथी ये शांत की हो गई, ठीक है। अब अगली स्थिति क्या है बेटा, जैसे कि चौथी स्थिति में लिख देता हूँ, 2 भी है 5 भी है और अन्य संख्या में आपके क्या क्या आ सकती हैं बच्चों, अन्य संख्या में आ जाएगा आपका 3 7 11 ऐसे सारे। बाकी इसके साथ कुछ भी अगर अन्य संख्या आ जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, अशांत, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, इन स्थितियों में शांत होगा और उसके साथ जैसे ही कोई अन्य संख्या आ जाए, या 2 और 5 ना भी हो, उसके साथ कुछ सिर्फ और सिर्फ अन्य संख्या आती हैं तब भी शांत होगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती हैं, प्रत्येक संख्या जिसे आप p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर q का मान 0 ना हो, ठीक है। अगर HCF निकालने को p और q का तो क्या हो, 1 हो, और p q क्या हो, पूर्णांक हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये संख्या हमारी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं, जो वास्तविक संख्या आपकी परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये होती है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, जैसे अगर मैं लिखूँगा √3, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं लिख देता हूँ 1.0001, कोई अशांत अनावृत्ति संख्या है, ठीक है। अशांत अनावृत्ति, अशांत भी हो अनावृत्ति भी हो, तो उसी ऐसे इस टाइप की संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और एक नोट क्या है, अगर कोई परिमेय से कोई अशांत है, कोई संख्या अशांत है लेकिन वो आवृत्ति है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नोट करके लिख लेना आप, ठीक है। नोट ले लिया। जैसे कि एग्जाम्पल देने के लिए अगर बोलो आप मुझे तो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1.333 चल रहा है ना, तो इसके ऊपर मैं 1.3 बार लगा सकता हूँ। तो ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। देखो बेटा, ये मैंने लिखा अभी, अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या उसके ऊपर √ रहेगा ना, तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने ले लिया √2, √3, √5, √7, इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या। और एक नोट आपको मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो परिमेय रहेगा, परिमेय में परिमेय घटाओगे तो भी परिमेय रहेगा, परिमेय में परिमेय से भाग दोगे तो भी परिमेय रहेगा, और परिमेय में परिमेय से गुणा करोगे तो भी परिमेय रहेगा। परंतु परिमेय में परिमेय अपरिमेय जोड़ो या घटाओ, अपरिमेय रहेगा। परिमेय में अपरिमेय से गुणा करो या भाग करो, वो अपरिमेय रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं बच्चों। आशा करता हूँ चैप्टर वाइज जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सेकंड चैप्टर आपका बहुपद है, इस साल का इस बोर्ड्स में नहीं है बहुपद, तो आप मत पढ़ना, बाकी बोर्ड्स में बेटा पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस साल ही नहीं, बाकी हर एक साल में अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखे तो उसको बेनिफिट मिले। आपके सिलेबस में इस साल नहीं है लेकिन बाकी आने वाले टाइम में तो होगा, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। देखो, कोई चीज़ बहुपद होंगी या नहीं होंगी, उसके 3 शर्त हैं। 3 शर्त क्या होती हैं कि पद सीमित हो, ठीक है बेटा। पद क्या होने चाहिए, सीमित, पद सीमित हो। उसके साथ जो गुणज होते हैं ना बेटा, गुणज वो क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए,
और सीमित का मतलब ये नहीं 2 3, सीमित का मतलब होता है जितने भी पद हैं उसको हम गिन के लिख सकते, करोड़ अरब, अगर ये मैं गिन के लिख सकता हूँ तो वो सीमित होगा। ठीक है, 2 4 5 ये इसका मतलब सीमित नहीं हो, सीमित का मतलब गिन के जिससे आप लिख सको वो हुआ सीमित। गुणज वास्तविक हो और चर, जो भी आपका चर होता है ना, चर की घात प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ लगे हाथ। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² प्लस 5x माइनस के 3, और एक लिख दिया मैंने 2x², यहाँ लिख देता हूँ 3x की घात 4 प्लस 2x² प्लस x की घात 1/2 माइनस √3। ठीक है, ये 2 उदाहरण मैंने लिखे, एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये है। सो देखो, एक ये वाला बहुपद है और ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, कैसे? पद सीमित है, 1 2 3, 3 पद हैं, सीमित पद हैं। 2 5 माइनस 3 गुणज वास्तविक होने चाहिए, वास्तविक है। और चर, चर हमारा क्या होता है? x, x की घात 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 2 क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। तो इन तीनों शर्तों को ये मान रहा है तो ये बहुपद है। अगले वाले में आ जाओ, पद सीमित होने चाहिए, 1 2 3 4 पद हैं, सीमित पद है। गुणज वास्तविक देखना है, 3 2, इसका गुणज 1 और ये √3, ये सब वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसको भी हाँ कर दिया, इसको भी हाँ कर दिया। तीसरे वाले पे आ जाओ, x की घात 4 x की घात 2, ये तो है, लेकिन x की घात 1/2 आ गया। 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो तीसरे वाले को इसने मना कर दिया, तो इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या कहते हैं? अगर कोई शून्य संख्या लिखा है, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 0x² 0x + 0, तो इस बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो घात होती है वो 0 होती है, ध्यान रखिएगा। अचर बहुपद, अचर बहुपद कोई भी संख्या है 0 को छोड़कर, जैसे कि 2 3 1/2, ऐसी संख्याओं को हम अचर बहुपद कहते हैं। और इसकी जो घात होती है वो भी 0 होती है। ठीक है बेटा, इसकी घात भी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, बहुपद एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो ऐसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहाँ पर a का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक, त्रिघात बहुपद में क्या होती है? घात 3 होती है। x की घात अधिकतम कितनी होगी? 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखो, ax की घात 3, ठीक है, bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 करोगे तो समीकरण हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ कंडीशन लगाना मत भूलना, जहाँ पर a का मान क्या नहीं हो सकता? 0। और देखो बेटा, जितनी घात होती है ना उतनी ही उसके शून्य होते हैं। तो इसकी 2 घात, इसके 2 शून्य होंगे, इसकी 3 घात है तो उसके 3 शून्य होंगे। ठीक है, अब गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध, तो 2 सिलेबस में आपके द्विघात और त्रिघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है। माना शून्य क्या है इसके? अल्फा तथा बीटा। तो इसमें 2 सूत्र, 2 संबंध होते हैं। पहला क्या होता है? शून्यकों का योगफल, और दूसरा क्या होता है बेटा? शून्यकों का गुणनफल। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहला होता है शून्यकों का योगफल, का मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है -k/b/a, और इसका होता है अल्फा गुणा बीटा, जो होता है वो होता है c/a। ए शांत है ना, x² का गुणज a होता है, x का गुणज b होता है, और अचर पद हमारा c होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार देखें बेटा, नोट्स बनाते रहना आप, या हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेना जो आपको सही लगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक पद होता है वो होता है ax की घात 3 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें 3 सूत्र होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें 3 सूत्र होते हैं, तो नंबर सीरियल वाइज लिखवाऊंगा मैं आपको। पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
दूसरा होता है दो दो करके, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। और अगला होता है गुणनफल, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, 3 सूत्र होते हैं इनके, 1 2 3। याद रखने का पहला क्या होता है माइनस के बी अपोन ए, अगला होता है सी अपोन ए और अगला होता है माइनस के डी अपोन ए। सिंपल, सबके बट्टे में ए है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बी सी डी, याद करने का सिंपल फॉर्मूला। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए आ जाता है हर साल। ठीक है, यदि शून्यक अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। ओके, और अगर त्रिघात बहुपद में आ जाऊं, त्रिघात बहुपद यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो, ठीक है, सूत्र क्या हो जाता है बच्चा, सूत्र आपका हो जाता है एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर से प्लस, फिर आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स प्लस माइनस प्लस फिर आ जाएगा माइनस, फिर आएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है बेटा, ये आपका सूत्र हो जाएगा किसका, त्रिघात बहुपद का। और ऐसे क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा दिया होता है, मान रख देंगे, सूत्र में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम वही जो अभी आप पढ़ के आए हो। ये क्या होता है आपका पी एक्स, ये जो पी एक्स है बच्चों, ये आपका होता है भाज्य, जी एक्स क्या होता है आपका भाजक, क्यू एक्स क्या होता है आपका भागफल, और आर एक्स क्या होता है बेटा आपका शेषफल। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो ये आर एक्स होता है शेषफल जो आता है उसकी घात 0 होगी, या जिससे आप भाग दे रहे उससे हमेशा छोटी होगी। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 पर इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न हर साल आता ही आता है। ठीक है, अगला चैप्टर आ जाता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो स्टैंडर्ड्स, दो चर यानी कि एक्स और वाई आपके दो चर हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो समीकरण हैं तो ये एक जोड़ा हो गया तो युग्म कहते हैं। दो चर वाले एक्स और वाई रैखिक समीकरण, तो प्रश्न में आपको दो समीकरण दिया होता है, तुलना करके आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना होता है। और एक सारणी है आपकी, ये वाली सारणी। इस सारणी में क्या होता है बच्चों कि आपको ये 3 जो कंडीशन है इस पर आधारित आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक नहीं दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है हर साल। तो 3 स्थिति होती है। पहली स्थिति क्या है बेटा कि अगर A1 बट्टे A2 का मान B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है। ये पहली रेखा है, ठीक है, और ये दूसरी रेखा है, तो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है। और क्या होता है ना, केवल एक हल होता है, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु पे कट करता है। ठीक, और जब हल होगा बेटा तो क्या होगा, ये संगत होगा। ठीक है, और सेकंड वाला भी कंडीशन संगत, हल जब चाहे एक हो या अनेक, कोई हल नहीं होगा उस स्थिति में असंगत होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड वाले में आ जाओ, अगर तीनों बराबर होते हैं A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 बराबर है तो संपाती रेखा होती है। संपाती रेखा का मतलब है आपने एक रेखा खींची ये वाली और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी सभी बिंदुओं पर टच करते हुए जा रही है, तो ये संपाती रेखा होती है। अनंत बिंदुओं पर छूता हुआ जा रहा है तो इसका अनंत हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो सही, यानी कि संगत होगा। अगली कंडीशन क्या होती है, अगर तीनों A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तो उस स्थिति में क्या होगा कि समांतर रेखा होगी। पहली रेखा ये गई, दूसरी रेखा क्या होगी, ये गई, तो ये आपस में क्या होती है, समांतर। इस रेखा ने और इस रेखा ने कभी भी आपस में टच नहीं करना है। सड़क के दो किनारे हैं जो कभी भी नहीं मिलते हैं, तो कोई हल नहीं होता है, और इस स्थिति को हम कहते हैं असंगत। ये होता है ज्यामितीय रूप और ये हल। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है हर साल।
और हल करने की जो विधि है वो 3 विधि है, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है और एक वज्रजोड़न विधि है। सब कुछ पढ़ा रखा है और एग्जाम में जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से ही हल करना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक, अगला चैप्टर आ जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बेटा वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्यों, यही तो होता है, ये आपका व्यापक रूप होता है। और एक कंडीशन लिखना नहीं भूलना है, क्या, जहाँ पर a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। x की अधिकतम घात कितनी होती है इसमें 2, तो शून्य कितने होंगे इसके 2, इसमें 2 शून्य होते हैं। शून्य को हम मूल भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, ये व्यापक रूप होता है। हल करने की इसमें कई सारी विधि हैं, गुणनखंड विधि चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ोगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये तो पूरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो प्रश्नावली 4.3 में आपको मिलेगी, और प्रश्नावली 4.3 से 2 क्वेश्चन, बड़े बड़े नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, पक्का पक्का। और अगला होता है द्विघाती सूत्र, जिसका द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, एक बार प्लस में लेना होता है, एक बार माइनस में, x के 2 मान मिल जाते हैं। द्विघाती सूत्र कब लगाते हैं, अगर बोलेगा क्वेश्चन में तो लगाना ही लगाना है, जब गुणनखंड विधि से कोई सवाल हल नहीं होता है तब हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से क्वेश्चन हल हो ही जाता है। हमें विविक्तीकर निकालने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है, विविक्तीकर d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac, है कि नहीं, ये हमारा सूत्र होता है विविक्तीकर, और इस पर प्रश्न 1 नंबर का आ ही जाता है। और क्या आता है बेटा, प्रकृति पूछी जाती है। ठीक है, द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति निकालने के लिए हम d निकालते हैं, विविक्तीकर निकालते हैं। 3 केस होते हैं, यदि d का मान पॉजिटिव आता है, धनात्मक, तो मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है आपका सेकंड, यदि d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक व दोनों मूल सेम टू सेम होते, समान होंगे। ओके, तीसरा केस है, यदि d का मान आ जाए माइनस में तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, और वास्तविक मूल नहीं होगा तो आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में वास्तविक मूल को हल करना सिखाया गया है, लेकिन क्लास 11 में जब जाओगे तो वास्तविक मूल नहीं है तो भी हल कर लोगे, वहाँ पर आप काल्पनिक मूल निकालना सिखाओगे चैप्टर नंबर 5 में गणित के, वो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। चैप्टर 5 बहुत ही आसान है ना। एपी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी, एपी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एनवा पद का सूत्र क्या होता है बेटा, एनवा पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, है कि नहीं। an आपका होता है एनवा पद, मतलब कौन सा पद आप निकालना चाहते हो। a आपका होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n मतलब जो जैसे चौथा पद निकालना है तो कौन सा पद है, d आपका क्या होता है, सर्वांतर होता है। d कैसे निकालते हो, अगर आपके पास AP दे रखा है तो द्वितीय पद में से आपको प्रथम पद क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आप आ जाओ n पदों का योगफल Sn बराबर, तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, n बट्टे, तो जितने पदों का योगफल बोलेगा n दे रखेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र होता है जब आपको अंतिम पद नहीं पता, प्रथम, ठीक है, अंतिम पद नहीं पता तो ये लगाते हैं। और एक सूत्र भी है Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस, सॉरी ये नहीं, क्या लगा रहा हूँ, n बट्टा 2 a प्लस an का मतलब अंतिम पद अगर पता है, अगर किसी समांतर श्रेणी का आपको अंतिम पद मालूम है, प्रथम पद मालूम है, तो ये वाला सूत्र लगा, फट से निकल जाएगा। ठीक है, ये बस 3 सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब आ जाओ साढ़े चैप्टर में से कोई सूत्र नहीं, सब प्रमेय है। वो कैसे हैं वो देखिए बेटा। त्रिभुज में है बेटा, त्रिभुज तो क्या होता है आप जानते ही हो ना, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं।
ठीक है, ये त्रिभुज होता है। बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। इसका नाम मैंने ए बी सी दे दिया। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो योगफल 180 होता है। ये बेसिक चीज़ है जो हमें पहले से ही पता है। अब त्रिभुज वाले चैप्टर में 2 चीज़ आपको पहले में आपको 1 नंबर में आ सकता है। एक आया समरूप और एक है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब बराबर, ठीक है ना, बराबर बिल्कुल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे सर्वांगसम। समरूप के लिए क्या होता है, 2 कंडीशन होती है कि अगर किसी एक त्रिभुज है दूसरा और एक त्रिभुज है, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप मतलब दिखने में एक जैसे, छोटे बड़े होंगे लेकिन दिखने में एक जैसे, कैसे पता लगाओगे कि जो संगत कोण हो वो बराबर हो दोनों त्रिभुजों की, ठीक है, और संगत भुजाओं का जो अनुपात हो वो एक समान हो, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी उसको आप समरूप बोल पाओगे। और इनको चेक करने की 3 कंडीशन है, ठीक है। ए एंगल एंगल एंगल, भुजा कोण भुजा, और उसके बाद भुजा भुजा भुजा, ठीक है। ये 3 स्थितियां हैं आपके पास, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप तीनों को ध्यान में रखना है। और ये तीनों प्रमेय हैं आपके 6.3, 6.4, 6.5, ठीक है। ये 3 प्रमेय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सब कुछ मैंने ना एक वीडियो में बना रखा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वहाँ जा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो है थेरल्स प्रमेय, जिस प्रमेय 6.1। ये प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है बेटा, ये एक त्रिभुज मैंने बना दिया, ओके, इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी सी। अगर किसी भुजा के समांतर और एक भुजा है और इसने 2 बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद किया है, ठीक है, ये डी बिंदु है और ये ई बिंदु है, तो क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी इसके बराबर होता है ए ई बट्टा ए सी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे यदि डी ई समांतर है बी सी के तो ए डी बट्टा डी बी जो बराबर होता है वो होता है ए ई बट्टे ए सी। ये आपका होता है बच्चों थेल्स प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसका प्रूफ और इस पर आधारित प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है। 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोपन, ठीक है, ये एग्जाम में बार बार आ जाता है। इस पे भी आधारित प्रमेय और इसको भी प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आते हैं। प्रूफ अगर देखना है ना बच्चों तो एक वीडियो में मैंने सारा करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। इसका नाम मैं बोल देता हूँ कि ये ए, ये बी, ये सी है और ये ऐसा है। इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। इसका उल्टा क्या है, यदि किसी त्रिभुज में इस भुजा का अनुपात जैसे कि ए सी बट्टे सी बी है ना, सी बी क्यों होगा, ये डी ई बोल देता हूँ है ना, सी 2 बार हो जाएगा, ए ई बट्टे ई बी किसके बराबर है, ए डी बट्टे डी बी के, ठीक है। अगर इसका इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना है तो क्या होता है, तो ये स्थिति तभी संभव है जब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो, समानांतर हो, ठीक है। जब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ये होता है। और इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। उसके बाद 6.3, 6.4, 6.5 स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, ए एस और एस, ठीक है ना, ये 3 प्रमेय है। 6.7 क्या होती है, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, देखो बेटा मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी। प्रमेय 6.7 क्या कहते हैं, जहाँ आपका 90 वाला कोण बना है, ठीक है, उससे ना आप अगर आप लंब डालो सामने वाली भुजा पर, ये मैंने लंब डाल दिया, तो क्या होता है, ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होगा, और ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होगा। 3 कंडीशन होती है, ठीक है। 6.7 हो गया, 6.8, ठीक है, 6.8, 6.9 है। जो 6.8 होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। नीचे वाला आधार बोल दो और ये हमारा क्या होता है, लंब, ठीक है। इसका अगर हम नाम दे दें बच्चों, ये ए, ये बी, सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है
वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि AC का जो वर्ग होगा वो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग के बराबर होगा। इसका प्रूफ हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, या फिर प्रमेय 6.9 इसका उल्टा। ठीक है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये लागू होते हैं, और इसके 3 भुजाएं हैं। सपोज करो ये A है, ये B है और ये C है। सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा जो C होगी वो आपका कर्ण होगा, और कर्ण के सामने वाली जो भुजा हो, जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यह होती है 6.9। अगले चैप्टर में आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बिंदु। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आप जानते ही हैं, जैसे ये अक्ष की बात होती है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, इधर x का मान प्लस में होता है और इधर y का मान, इधर देखो x का मान प्लस में, इधर x का मान माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में होता है। और ये जो होता है बिंदु, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, है ना, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ना तो x में कुछ जाता है ना ही y में जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि x अक्ष और y अक्ष जहाँ मिलते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। बिंदु का, जैसे हमारे पास कोई बिंदु होता है, जैसे मैंने यहाँ एक बिंदु लिखा, तो बिंदु क्या होता है कि x में भैया कितना दूरी चले और y में आप कितना दूरी चले। मैंने बोल दिया x में इतनी दूरी चले और y में इतनी दूरी चले, तो दोनों को जब साथ में लिखते हैं ना तो उसे हम बिंदु कहते हैं, और x वाले को कहते हैं भुज और y वाले को हम कहते हैं कोटि। ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आपके पास अगर 2 बिंदु हैं, एक P और एक Q है, जिसके निर्देशांक इतने और इतने हैं, इनके बीच की दूरी निकालने के सूत्र हैं। क्या है बेटा, PQ को हम कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखोगे तो भी बात एक ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों का मतलब एक है, आंसर सेम देगा तुम्हें। मैं कभी कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन करवाता हूँ और ये वाला सूत्र लगाता हूँ, बच्चे बोलते नहीं सर ये वाला है। अगर ये वाला लगाता हूँ, बच्चे बोलते नहीं सर ये वाला है, हमारे सर ने तो ये बताया। बेटा दोनों सही हैं, तुम्हारे सर भी सही है और मैं भी सही हूँ, कोई सा भी लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाते टाइम भी यही बोलता हूँ। अब अगर आपके पास 3 बिंदु हैं बेटा, संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को डिकोड करते हैं। संरेख का मतलब होता है एक ही तल में, ठीक है, और या बोल सकते हैं एक ही रेखा में। रेखा वाला पार्ट पढ़ रहे हो ना, एक ही रेखा में। ठीक है, अगर आपके पास 3 बिंदु हैं A B C, ठीक है, सपोज करो 3 बिंदु दे रखे हैं, ये A है, ये B है, C है, तो जो सबसे बड़ी वाली दूरी होती है, कैसे चेक करोगे, सबसे बड़ी दूरी किसके बराबर होती है, बाकी 2 दूरी के योगफल के बराबर। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो सबसे बड़ी दूरी क्या है, AC, तो AC किसके बराबर होगी, AB प्लस BC। ठीक है, अगर आपके पास 3 बिंदु हैं, ठीक है, A B C, तो आप एक बार AB निकालोगे, एक बार BC निकालोगे और एक बार AC निकालोगे, तो जो सबसे बड़ी दूरी होगी वो बाकी 2 छोटी दूरियों के अगर योगफल के बराबर आता है तब तो वो संरेख है, अगर बराबर नहीं आता तो वो संरेख नहीं है। ठीक है बच्चों, विभाजन सूत्र पे आ जाइए। देखो बेटा, आपके पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड मैंने ले लिया, इसका ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। इसके निर्देशांक को मैं x1 y1 कहता हूँ और इसके निर्देशांक को मैं x2 y2 कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया A, जिसके निर्देशांक मैंने बोला कि ये x y है। ये जो बिंदु A है ना, इसको m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है। इस टुकड़े को मैं m1 कह रहा हूँ और इस टुकड़े को मैं m2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, अगर ये आपको x वाला मान चाहिए तो इसका सूत्र होगा m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, और y निर्देशांक चाहिए तो इसका सूत्र हो जाएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। सिंपल, आराम से हो गया।
ठीक है। और आपसे अगर पूछे भैया ये कौन सा विभाजन है, तो आप कहोगे अंता विभाजन है, और आपके सिलेबस में अंता विभाजन है। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है ना तो अंता विभाजन, और अगर यहाँ माइनस लगा होता तो आप बोलते बाह्य विभाजन। बट आपके सिलेबस में क्या है बच्चों, अंता विभाजन। कक्षा 11वीं में जब जाओगे तो आएगा बाह्य विभाजन। देखो बेटा अब आता है मध्य बिंदु। अगर आपके पास बिंदु है बेटा ये P, और ये बिंदु है Q, जिसके निर्देशांक मैंने बोला कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इसके बीचों बीच वाला एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है x y, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं बेटा, मध्य बिंदु, बीचों बीच। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y निकालने का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ से y निकल जाएगा। अगर आपके पास एक त्रिभुज है बेटा, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम भी दे दो ABC। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2, और सी के निर्देशांक है x3 y3। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। x1 के बाद क्या आएगा x2, y3 पे समाप्त हो, y3 से स्टार्ट होगा, y3 के बाद क्या आता है y1, x2 के बाद क्या आता है x3, y1 पे समाप्त हो तो y1 से शुरू होगा, y1 के बाद क्या आता है y2। हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 2-4 बार लिखोगे, 2-4 बार मुंह से बोलोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बेटा। त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है ना, त्रिभुज का केंद्रक, जैसे ये तीनों एक ही जगह पे आके मिलते हैं, ठीक है ना, ये केंद्रक हुआ। त्रिभुज के केंद्रक को हम सी से नोटेशन दे रहे हैं, सी। तो ये त्रिभुज, ये बिंदु x1 y1 है, ये बिंदु x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो x, इसके निर्देशांक को अगर मैं x y बोलूँ तो x बराबर क्या होता है, तीनों निर्देशांकों को मैंने जोड़ा और बट्टे में 3 कर दिया। y के लिए तीनों को जो मैंने जोड़ा बट्टे में 3 कर दिया। ठीक है, तो ये त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है। त्रिभुज का केंद्रक किस अनुपात में व्यक्त करता है, ये भी आ जाता है एग्जाम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 2:1 में व्यक्त करता है। ठीक है, 2:1 में। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है। बड़ी क्लासों में जाओगे, BSc में 11th-12th में भी नहीं, जब बड़ी क्लासों में इसका प्रूफ आता है। ठीक है, जब वहाँ पर 2D 3D पढ़ोगे अलग अलग किताबों में, तो वहाँ सेंट्रोइड निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा, तो विभाजन सूत्र से प्रूफ हो सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो क्या होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगी बच्चों, संरेख। तीनों बिंदु संरेख होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा कि अगर सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना, तो वो तीनों त्रिभुज संरेख हैं। तभी ऐसा हो रहा है कि तीनों बिंदु एक ही तल में है ना, तीनों बिंदु एक ही तल में, इसीलिए वो त्रिभुज बनाएंगे ही नहीं, तभी तो क्षेत्रफल 0 है। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले चैप्टर त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून होते हैं बेटा, वो किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में लगते हैं। पहली चीज़ तो ये है, कहाँ लगते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज में। ओके, समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसे हम लंब बोलते हैं। ये जो दीवार की तरह सीधी खड़ी है, और नीचे जो पड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं आधार। ठीक है, सबसे पहला जो नियम इसमें लागू होता है वो है पाइथागोरस प्रमेय, है ना बेटा। पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है इसमें। वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अभी पढ़ के आए हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें एक नोट है बेटा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है हमेशा, फिक्स। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये बात तो चलो फिक्स हो गई। और क्या होता है, जो भी कोण बोलेगा ना, कोण की सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बेटा, लंब होती है। ये भी आप जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आप एक त्रिभुज बनाता हूँ, सपोज करो एक त्रिभुज मैंने बनाया, यहाँ रखा। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया
ABC, ठीक है। मेरा कोण यहाँ पर है, ये कोण है। तो और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। नंबर 3 आप पॉइंट बना सकते हैं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता, कभी नहीं बदलता वो, सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। नब्बेंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, फिक्स रहेगा। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है। और एक संबंध रटने के लिए, सूत्र याद करने के लिए मैंने बनाया बचपन में। इसे क्या कहते हैं, लाल बट्टे कक्का। मैंने कैसे याद किया था, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ये मेरे जो बड़े भैया हैं संजय शाह जी, उन्होंने मुझे बचपन में ही बताया था ये ट्रिक। ठीक है। जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था तब ये सीखा था मैंने। ये क्या होता है बेटा, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो ट्रिक क्या है बेटा, अगर ऊपर से लिखोगे तो यहाँ से साइन होता है, यहाँ से कॉस और यहाँ से टेन। नीचे से लोगे तो कॉसिक, फिर सेक और फिर कॉट। ठीक है। तो साइन बट्टे क्या, साइन ऊपर से नीचे एल बट्टे के। ठीक है। एल बट्टे के यानी कि लंब बट्टे कर्ण। और नीचे से ऊपर लोगे तो कर्ण बट्टे लंब, आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। यहाँ पे आ जाओ बीच में, आधार बट्टे कर्ण, ये होता है कॉस, और कर्ण बट्टे आधार, ये आपका होता है सेक। 10 में आ जाओ, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार आपका क्या होता है, 10 थीटा, और आधार बट्टे लंब, ये आपका होता है कॉट थीटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और ये भी मैंने बोला था, कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1/sin, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan। ठीक है। और टेन को लिख सकते हैं साइन कॉस के पदों में sin/cos, और कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये त्रिकोणमिति टेबल आपको बेटा याद होनी चाहिए पूरी, मैंने याद करने का ट्रिक भी बना रखी, कुछ दिन पहले मैंने बताया था। ठीक है। पाई का मतलब होता है 180, जीरो को पाई का मतलब वैसे रेडियन होता है। ठीक है। ये डिग्री है, 45, 60, 90 डिग्री, और पाई होता है रेडियन। कक्षा 11 में जब जाओगे ना बच्चों, सारे मान आपको रेडियन में याद करने पड़ेंगे। जीरो को जीरो रेडियन होते हैं, 30 को लिखते हैं π/6, 45 को लिख सकते हैं π/4, 90 को लिख सकते हैं π/2, 60 को लिख सकते हैं π/3। अगर आ जाए तो बना सकते हो। पाई का मान 180 होता है। ठीक है। बाकी ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है, अगर साइन का याद करोगे कॉस ऑटोमेटिकली जो याद हो जाता है, टेन का याद करोगे कॉट ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, और कॉसिक का याद करोगे सेक ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक। और ये चीज़ आपको शुद्ध पता है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। ठीक। एक के साथ एक फ्री। 10 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा होता है, एक के साथ एक फ्री। सेक 90 - थीटा कॉसिक थीटा होता है, और कॉसिक 90 - थीटा सेक थीटा होता है। और एक चीज़, साइन थीटा गुणा कॉसिक थीटा का मान 1 होता है। शर्त ये हो कि दोनों थीटा बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि ये 20 है ये 10 है, तब नहीं होगा, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए। टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान 1 होता है, और सेक थीटा गुणा कॉसिक थीटा का कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेणी में आपके पास 3 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर का मान कॉसिक होता है। ठीक है ना। ये 3 सर्वश्रेणी का है, इससे आप कई सारे सूत्र बना सकते हैं। और आपके पास जो दूसरी है बेटा, दूसरा नवा चैप्टर है, 8वें चैप्टर के ही सारे सूत्र यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक भुजा आपको दे रखी है और एक भुजा जो आपको निकालनी है, उसके बीच संबंध लगाओ और हल करो। इसमें उन्नयन और अवनमन का कॉन्सेप्ट है, वो आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। वृत्त में आ जाओ। वृत्त क्या होता है, ये वृत्त है, ये हमारा क्या हुआ, केंद्र हुआ। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। और
परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होता हुआ जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं व्यास। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो डी बराबर 2r होता है ना। ये चीज़ आप जानते हो। उसके बाद और इसमें आपका सूत्र आ जाता है, आगे मैं आगे लिखवा भी दूंगा। इसमें दो प्रमेय है बेटा। एक प्रमेय क्या है, एक प्रमेय है बेटा आपके पास, अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र को ओ बोल दिया, ठीक है। और ये हमारी क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये मेरा क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु, पी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो प्रमेय दर्श ने क्या कहता, अगर आपके पास कोई स्पर्श रेखा है और उस पर लंब आपने डाला है, ठीक है, ये जो लंब होती है त्रिज्या होती है, तो इसके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। इसके बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। ये प्रमेय 10.1 है। अगला आपका क्या होता है, प्रमेय 10.2, अगर आपके पास कोई वृत्त है, ये उस वृत्त केंद्र को एक बाह्य बिंदु आपने पी लिया और इस पी से अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हो वृत्त पर, ठीक है, तो क्या होता है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है पी ए बराबर क्या, पी बे, दोनों सेम टू सेम होते हैं। जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये लंबी होगी। ये प्रमेय 10.2 है। रचना में कोई सूत्र है ही नहीं बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त के बारे में हम जानते ही हैं, ये हमारा त्रिज्या होता है। और इसमें एक चीज़ आती है बेटा, पाई। पाई क्या होता है, परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। जनरली क्वेश्चन में क्या होगा ना, पाई का मान आपको 22/7 या 3.14 दिया होगा, या फिर कुछ और भी दे सकता है। वैसे आप जानते हैं बेटा, पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। सिर्फ अगर पाई लिखा हुआ है तो 22/7 अगर लिखा है तो वो परिमेय संख्या, ये ध्यान रखना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, सूत्र पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r, 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर दो, चतुर्थांश का बोलेगा तो चौथा हिस्सा, मतलब बच्चे में 4 कर दो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, त्रिज्यखंड। ये वृत्त है ना, त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये छोटा वाला हिस्सा है, इसे हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और ये जो काला काला दिख रहा है इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। और ये कैसे निकाला जाता है, अगर देखो बेटा, ये काला काला हिस्सा आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, जब वृत्त के क्षेत्रफल में से इस नीले हिस्से को घटा के फेंक दोगे तभी बचेगा काला काला हिस्सा। यानी कि ये क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अगर मैं सूत्र लिख दूं तो इसका सूत्र होता है πr² माइनस θ/360 गुणे πr², ठीक है। ये दो सूत्र हो गए। अब आपसे अगर कोई बोल दे भैया इस चाप की लंबाई बताओ, ये जो चाप आपने काटा है ना, त्रिज्यखंड ने जो चाप काटा है, इस चाप की लंबाई बताओ कितनी होगी, तो उसका भी सूत्र होता है। सपोज करो इस चाप ए बी की लंबाई निकालनी है, चाप बोल देते हैं, परिधि बोल देते हैं, तो इसका सूत्र होता है θ/360 गुणा 2πr, ठीक है। अब अगले कोई अगर पूछे आपसे, ठीक है, अब आगे देखो बेटा, ये चीज़ है, ठीक है। वृत्तखंड, वृत्त मतलब जीवा के द्वारा जब कोई खंड काटा जाता है, ये देखो ये जीवा है ना, जीवा के द्वारा कोई खंड काटा गया ना तो उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। तो ये छोटा वाला टुकड़ा है इसे हम कहेंगे लघु, और ये जो काला काला टुकड़ा है इसे हम कहेंगे दीर्घ। दो सूत्र होते हैं इसके। पहला सूत्र इसका होता है, अगर छोटे वाले की बात करें लघु की, तो इसका होता है θ/360 गुणा πr² माइनस के 1/2 r² sin θ, ठीक है। ये लघु वृत्तखंड होता है।
और दीर्घवृत्तखंड निकालना है तो इसका होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखो बेटा, वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इस हिस्से को घटा दोगे माइनस लघु वृत्तखंड, तो आपको मिल जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड ये हुआ, ये सूत्र आप यहाँ पर रख देंगे मान निकालने के बाद, है ना। पाई आर स्क्वायर में से घटा दोगे आपको दीर्घवृत्तखंड मिल जाएगा आराम से। बस ये 3 सूत्र थे इस चैप्टर में, आराम से हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। और क्या होता है बेटा, अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है और उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो बेटा, ये ऊंचाई जब लंबवत है ना, लंबवत 90 अंश का कोण बना रहा है तभी ये सूत्र लगेगा, अन्यथा नहीं। और अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो ए है तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, √3/4, 4 सही से नहीं बनाना, फिर से बना देते हैं, ये भुजा का वर्ग। ओके, चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ। ठीक है, पहला जो सूत्र है बेटा, इस चैप्टर का मैंने हर एक सूत्र के अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना बेटा। घन क्या होते हैं, घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बस तीनों समान हो उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 6 भुजा का वर्ग, और घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा की घात 3। ठीक, आगे बढ़ जाओ। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। तो घनाभ का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, संपूर्ण की अगर बात करेंगे तो ये होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं शंकु। शंकु की ऊंचाई होती है बच्चों और ये त्रिज्या होती है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है ना बेटा, ये जो L है, ये जो देख रहे हो तिरछी वाली ऊंचाई, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √ में h² + r²। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा πRL। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बाहर से πRL और नीचे से क्या है बेटा, वृत्त है πr²। तो अगर πr उभयनिष्ठ है तो L + R, ये सूत्र बन जाता है। और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ठीक, फिर आ जाओ बेलन में। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। R त्रिज्या है, ऊंचाई h है। और संपूर्ण की बात करेंगे तो देखो बेटा, बाहर से तो 2πRh है यहाँ से, और इधर से भी एक वृत्त हैं और इधर से भी एक वृत्त हैं, 2 वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 2πr²। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालोगे तो 2πr उभयनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से r बचेगा। और आयतन का सूत्र होता है इसका πr²h। ठीक, आराम से हो गया। छिन्नक, छिन्नक में पता क्या होता है कि इसकी 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ये होता है L बराबर √ के अंदर R1 - R2 का वर्ग + h²। पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है πRL, तो R की जगह आ जाएगा R1 + R2L। और संपूर्ण में देखो बेटा, बाहर से तो πR1 + R2L होगा, इधर से एक वृत्त है इधर से एक वृत्त है, πR1² + πR2²। जोड़ दो, आयतन क्या होगा, उसका होता है 1/3 πr²h, 1/3 πh। और r² की जगह क्या हो जाएगा, R1² + R2² + R1R2। बस ये आयतन आ गया। ठीक है, अब गोले में आ जाओ। ठीक है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। गोले का संपूर्ण बोले या वक्र पृष्ठीय बोले, क्षेत्रफल 4πr² होता है गोले का, ठोस गोले का। लेकिन अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना बेटा, वो 2πr² होता है। और अगर संपूर्ण बोलेगा तो 2πr² तो बाहर से और यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल πr² जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3πr² अर्धगोले का। और आयतन होते हैं 2/3 πr³, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं सांख्यिकी में। सांख्यिकी में बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है माध्य, बहुलक, माध्यिका। ये जो 3 चीज़ होती है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, इनको छोड़कर बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है ना। आप इस चैप्टर में 3 चीज़ें सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं बेटा? आप सीखते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। एक संबंध भी होता है बच्चों, इस संबंध को याद रखिएगा। जो बहुलक होता है बेटा, बहुलक किसके बराबर होते हैं? 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ये संबंध भी याद रखिए, इस पर प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये संबंध याद रखिएगा। और माध्य निकालने के 3 विधि है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा आपका होता है कल्पित माध्य विधि। ये सूत्र क्या होता है बेटा? एक्स बार बराबर, ठीक है, ये सूत्र आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ए आपका क्या होता है? कल्पित माध्य। और डी आपका क्या होता है? डी जो होता है बच्चों x माइनस ए होता है। आपका जितने भी x है ना बेटा, उन सभी में से आपको a घटाना होता है। और पग विचलन विधि क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ यू गुणे में h बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, और u जो होता है बेटा वो होता है d बट्टे h। हर एक d को h से भाग देना होता है। माध्यिका के सूत्र में आ जाओ। इसका सूत्र होता है l प्लस n बट्टे 2 माइनस का सी एफ बट्टे में f ऊपर गुणे में h। ठीक है बेटा, ये होता है माध्यिका का सूत्र। कैसे निकाला जाता है सब कुछ पढ़ा रखा है, प्रश्नावली जाके देख सकते हैं। और ये होता है बहुलक का सूत्र, l प्लस f1 माइनस f0 गुणे में h बट्टे में, इसी के बट्टे में, इसके बट्टे में नहीं, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये सारे सूत्र एक जगह हो गए। प्रायिकता में क्या है बेटा? प्रायिकता सूत्र क्या होता है? किसी भी घटना, घटना मतलब इवेंट बोलते हैं ई से, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का सबसे बड़ा मान 1 होता है और सबसे छोटा मान 0 होता है। किसी घटना की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 होता है। ठीक है। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, 1 हफ्ते में 7 दिन है, निश्चित घटना है, उसकी प्रायिकता होगी 1। और जो अनिश्चित घटना, जैसे 1 महीने में 62 दिन होते हैं, 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। ठीक, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योगफल होता है बेटा वो 1 होता है। अगर आपका कोई इवेंट है, उसके सब इवेंट बने हैं ना बेटा, तो उन सभी की जब प्रायिकता निकालोगे, जोड़ोगे ना, तो वो 1 के बराबर आएगा। देखो बेटा, अगर आपके पास सिक्का है तो आपके पास 2 परिणाम होंगे, या तो चित होगा जिसे हम हेड बोलते हैं, या तो पट होगा। पट लिख रहा हूँ मैं, पट होगा। पट को हम ट्रेल बोलते हैं। तो सिक्के के परिणाम कितने होते हैं? हेड होता है या फिर ट्रेल होता है। यानी कि एक सिक्के में जो परिणाम होता है, कुल परिणाम, वो 2 होता है। ठीक, अगर आपके पास 2 सिक्के हैं, सपोज करो, उसको एक साथ फेंक रहे हो आप, हेड ट्रेल इसके पास है, इसके पास भी हेड ट्रेल है ना, तो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालते हो ना, तो जो कुल परिणाम होगा, प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। जब चीज़ें बच्चों एक साथ होती है ना, तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। इसके पास कितने परिणाम है? 2। इसके पास है 2, तो इसके 4 परिणाम आएंगे। कुल परिणाम कितना होता है? 4। कैसे मैं बना के दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसके पास एच टी है, पहले वाले के पास, और दूसरे के पास भी एच टी है। कैसे क्या हो सकता है? अब देखो बनाने का टेक्निक। पहला वाला फिक्स करो एच का एच के साथ, टी फिर एच का टी के साथ। एच का हो गया, अब टी को पकड़ो, टी का एच के साथ, टी का टी के साथ। तो ये 4 परिणाम है। इसका मतलब क्या है? पहले वाले दोस्त का भी हेड निकला, तुम्हारा भी हेड निकला, तुम्हारे दोस्त का हेड निकला, तुम्हारा ट्रेल निकला, तुम्हारे दोस्त का ट्रेल निकला, तुम्हारा हेड निकला, तुम्हारा दोस्त का भी ट्रेल निकला, तुम्हारा भी ट्रेल निकला। ये 4 परिणाम होंगे एक साथ उछालोगे तो। अगर आपके पास 3 सिक्के उछाल दिए इनको बोलते, इसके पास भी कितना हेड ट्रेल है, इसके पास भी हेड ट्रेल है, और इसके पास भी हेड या ट्रेल है। ठीक है, और 3 सिक्का जब उछालोगे तो कुल परिणाम कितना होगा? बताओ बेटा, कुल परिणाम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, यानी कि कुल परिणाम 8 होंगे। कैसे 8 होंगे? निकाल के दिखाऊँ। देखो, एच टी
HT HT। ठीक है, ये दो सिक्का को उछाला तुमने, ठीक है, दो सिक्के को उछाला तो ये आया। अब आ जाओ, इसको उछालने पे जो परिणाम है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये रख के रख दो यहाँ पर, HH HT TH TT। अब देखो बना के दिखाता हूँ, H को फिक्स करो, H के साथ HH, H के साथ HT, H के साथ TH, H के साथ TT। अब T को ले लो, T के साथ HH, T के साथ HT, T के साथ TH और T के साथ TT। ये 8 परिणाम आएंगे। ठीक है बच्चों, हो गया। पासे पे आ जाओ, लूडो है ना, लूडो पे क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, सम पूछ सकता है, सम संख्या है 2 4 6, ठीक है। कुल परिणाम कितने हैं इसके पास, कुल परिणाम 6 होते हैं। सम संख्या 3 है। विषम संख्या अगर पूछे, विषम संख्या आपके पास है 1 3 5। अगर आपसे भाज्य पूछे, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या आपके पास है 4 और 6, ठीक है। अगर आपसे अभाज्य पूछता है, अभाज्य संख्या, तो वो है आपका 3 2 5। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर दो पासे को एक साथ उछाल दो तो क्या होगा, इस पासे में 6 परिणाम है, इस पासे में 6 परिणाम है, तो कुल परिणाम कितने होंगे, दो पासे को एक साथ उछालने पर 6 गुणा 6 36 परिणाम होंगे। कैसे होंगे वो परिणाम, वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो इस पासे में होगा 1 2 3 4 5 6, इस पासे में भी होगा 1 2 3 4 5 6। देखो 1 से स्टार्ट करो, एक का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ऐसे ही 2, फिर अब 2 आ जाएगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, और ऐसे चलता है, लास्ट में क्या जाएगा 3 का 6 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, लास्ट में आ जाएगा 4 का 6 के साथ, 5 का 1 के साथ, फिर आ जाएगा लास्ट में 5 का 6 के साथ, 6 का 1 के साथ, लास्ट में आ जाएगा 6 का 6 के साथ। तो टोटल 36 परिणाम है। इसमें 6, इसमें 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 को 24, 6 25 30, 6 चंग 36। तो कुल परिणाम कितने हैं, 36। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे ताश की गड्डी की। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं कुल, ठीक है। कुल परिणाम कितना होता है, 52। प्रश्नावली को क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आइडिया लगेगा। जिसके 2 कैटेगरी होता है, 1 2। एक कैटेगरी होती है लाल की, एक कैटेगरी होती है काले की, ठीक है। लाल के पास होते हैं 26 पत्ते और काले के पास भी होते हैं 26 पत्ते, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके 2 कैटेगरी हो जाते हैं, इसके पास एक कैटेगरी होता है, इसके पास दूसरा कैटेगरी, इसके भी 2 कैटेगरी होते हैं। हर कैटेगरी के पास 13 पत्ते होते हैं। इसके पास 13 पत्ते हैं, इसके पास 13 पत्ते हैं, इसके पास 13 पत्ते, इसके पास 13 पत्ते, ठीक है। हर कैटेगरी के पास एक एक हुक्म होता है। इसके पास एक हुक्म, इसके पास एक हुक्म, इसके पास एक हुक्म, ठीक है। एक इक्का होता है, एक दुग्गी होती है, ऐसे हर किसी के पास एक एक ही होता है। तस्वीर वाला पत्ता भी हर किसी के पास एक कैटेगरी के में एक एक होता है, ठीक है। तो तस्वीर वाला पत्ता आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तस्वीर पत्ता हर कैटेगरी में 3 होते हैं। तस्वीर वाला पत्ता कितने कैटेगरी हैं, 1 2 3 4, तो टोटल तस्वीर वाला पत्ते 12 होते हैं। एग्जाम में आ जाते हैं, लाल तस्वीर वाला पत्ते कितने होंगे, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 6। काले वाले तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 6, है ना। तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आएगा, वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले मैंने एक वीडियो में मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। एक बार रिवीजन करके इनको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन जितना करोगे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, और इनका एक पॉकेट नोट ज़रूर बना लेना।
आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी बेटा। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। और प्लीज़ डेली प्रैक्टिस करना है। पॉकेट नोट्स बना लिया है आपने, हो सके तो बड़े बड़े चार्ट में भी दीवारों पर चिपका दो चैप्टर के सारे फॉर्मूले। बहुत ईजी है, डेली 3-4 बार पढ़ोगे और क्वेश्चन के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा सब कुछ। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस जितना करोगे फॉर्मूले आपको फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ये मैं कहूँगा। और ज़्यादा टफ फार्मूला है नहीं, हर चैप्टर में 2-3 फार्मूले ही हैं मुश्किल से। कुछ एक आध चैप्टर ऐसे हैं, जैसे 13वां चैप्टर है उसमें थोड़े ज़्यादा फार्मूले हैं, और थोड़ा त्रिकोणमिति है उसमें थोड़े ज़्यादा फार्मूले हैं। बाकी सभी चैप्टर में 2-1 फार्मूले ही हैं। तो इतना तो चलता ही बेटा मैथमेटिक्स में। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं, सब कुछ करा दिया है। एक बार देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।